नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कोरोजन, एंड दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उसके बाद चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज रह जाएगा। ठीक है, चलिए कोरोजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या चीज़ है, ये आप जूनियर क्लासेस भी पढ़ते आ रहे हैं ना, 10वीं में भी आपका एक हिस्सा था कोरोजन का, केमिस्ट्री में, याद है? कोरोजन किसको कहते हैं ना? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्ट वर्ड वी यूज स्पेशली फॉर आयरन मेटल। In place of iron, if any other metal is present, then we can't use the word rusting. ठीक है, रस्ट स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं अपन? आयरन जब कोरोड होता है, आयरन का कोरोजन जब होता है तो हम बोलते हैं रस्टिंग हो रही है। किसी और मेटल का कोरोजन होगा तो उसको रस्टिंग नहीं बोलेंगे। समझ गए बात कि नहीं समझे? तो रस्ट होना ये कोरोजन की एक निशानी है, क्योंकि आयरन के साथ हो रहा है। समझे ना? कोरोजन क्या चीज़ है, या रस्टिंग ही बता दीजिए क्या चीज़ है, वही डेफिनेशन कोरोजन की भी होगी। रस्टिंग आयरन के साथ लगा हुआ है, वही डेफिनेशन कोरोजन की भी हो जाएगी। क्या होता है रस्ट होना? अब उसका हिंदी मीनिंग नहीं बताना कि जंग लगना है ना। रस्टिंग में होता क्या है? आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ख़त्म हो जाता है ना। आयरन की एक लेयर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करती है। एटमॉस्फेयर में नमी भी होती है, वाटर वेपर भी होता है और गैसेस भी होती हैं, एयर है ना। एयर में ऑक्सीजन होता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं होती? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को छोड़ो ना, ऑक्सीजन को पकड़ो। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एयर में, है ना। और एयर में वाटर वेपर भी होता है, नमी, ह्यूमिडिटी। तो एयर और वाटर वेपर से रिएक्ट करके आयरन का फ्रेश सरफेस क्या हो जाता है? कोरोड, ब्राउन कलर में उसमें एक परत जम जाती है जिसको रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ब्राउन कलर का जो परत जमता है, और फिर एक लेयर सड़ गई आयरन की, वो झड़ गई, फिर नीचे का फ्रेश लेयर आता है, वो भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आके वो भी रस्ट बन जाता है। फिर एक लेयर और झड़ जाती है, फिर फ्रेश लेयर आता है, वो भी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आके रस्ट बन जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। इस तरह लेयर बाय लेयर आयरन झड़ता जाता है, झड़ता जाता है, झड़ता, और कुछ दिनों के बाद वो आयरन खत्म हो जाता है। समझे कि नहीं? ये प्रोसेस इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं होती कि आप अभी छोड़ के जाओ और 10 मिनट के बाद रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन जो है इट इज ए केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा। रस्टिंग क्या है या कोरोजन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आई बात? केमिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं अपन। और ये केमिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होता है, इवन साल भर लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके कोई मेटल कोरोड होता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? इवन अगर हम बात करें किसी सेल की, जैसे जिंक एनोड के तौर पर किस सेल में यूज़ किया जाता है? एज ए क्विज में आपसे पूछ रहा हूँ, जिंक मेटल एज ए एनोड किस सेल में यूज़ किया जाता है? हाँ, एज ए एनोड जिंक किस सेल में यूज़ किया जाता है? किसमें? हाँ, जोर से बोलें। लेक्लांज सेल में यूज़ करते हैं, उधर इलेक्ट्रोकेमिकल में भी यूज़ करते थे आप। एक में जिंक डाल दिया, एक में कॉपर डाल दिया एज ए इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड, देखिए कोई सेल कब तक जिंदा रहता है? जब तक इलेक्ट्रोड जिंदा है ना। या आप लेक्लांज सेल ही ले लें, कब तक चलेगा लेक्लांज सेल? जब तक जिंक पॉट जिंदा रहेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं ना, और जिंक का आयन बनना है, ऑक्सीडेशन होना है ना। अगर वो एनोड बना है तो ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब मटेरियल निकल रहा है, पार्टिकल निकल रहा है। और पार्टिकल निकलेगा तो उसकी मात्रा कम होती जाएगी, धीरे 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 वो कोरोड होता जाएगा। कब तक सेल चलता है? कभी खराब सेल को आपने खोल के देखा है? खोल के देखा है खराब सेल को? अरे वही रेडियो वाला सेल, उसको कभी तोड़ के देखे हो? अंदर का जो जिंक का मेटल होता है, ये नीचे वाला तला, उसका कागज़ आप हटा के उसको खोल के देखिए, अंदर से वो पूरा नमक जैसे हो जाता है, जैसे नमक चिपका हो, कोरोड हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गया बोल दीजिए सीधे सीधे। तो तब तक वो सेल काम करेगा जब तक जिंक जिंदा है, इलेक्ट्रोड जिंदा है। इलेक्ट्रोड की मात्रा जैसे ख़त्म हुई, आयरन उस सेल ने काम करना बंद कर दिया। समझ में आई बात? ये होता है रस्टिंग या कोरोजन। समझे? तो अब अपन डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कंक्लूड करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ कोरोजन इन सिंपल वे? व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल।
धीरे धीरे मेटल को खा जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। धीरे धीरे, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और कौन सा प्रोसेस है? मेटल को खाने का। समझ गए? ये कोरोजन है ना। किसकी वजह से? तो आंसर है एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जो कोरोजन करता है? एयर है। एयर में बेसिक चीज कौन है? ऑक्सीजन। और वाटर के ड्रॉपलेट हैं, ह्यूमिडिटी बोल लीजिए, वाटर वेपर बोल लीजिए, ये तो ये चीज़ें किसी भी सरफेस पर, किसी भी मेटल के सरफेस पर जब कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। और कोरोजन नॉर्मली वहाँ पर होता है जहाँ से कोई मेटल बेंट हो, समझ गए, डेंट हो, टूटा फूटा हो, मुड़ा हो, पिचका हो, वहाँ पर कोरोजन जल्दी होता है। समझ में आई बात? फ्रेश एकदम आयरन है तो वहाँ कोरोजन जल्दी नहीं होता। कहीं पर आयरन डैमेज है, मुड़ा है, ठोका पिटा है, पिचका हुआ है, वहाँ पर कोरोजन जल्दी होता है। समझे मेरी बात? तो जब ये एटमॉस्फेयर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन और वाटर की वजह से, वाटर ड्रॉपलेट की वजह से ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कोरोजन कर लेते हैं, कोरोड हो जाता है मेटल। समझे? समझे? और ये एज ए रिएक्शन क्या बनाते हैं? तो आंसर है सरफेस पर कभी सल्फेट बना लेते हैं, कभी सल्फेट, कभी कार्बोनेट बना लेते हैं, कभी फॉस्फेट बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी क्रोमेट बना लेते हैं। समझे? ये होता है रस्टिंग। और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलती है। और आयरन के केस में इसी कोरोजन का नाम क्या रख देते हैं हम? रस्ट रख देते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। समझे? तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि कोरोजन क्या है, फिर उसके कुछ फैक्टर देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक बात? सरल शब्दों में। चलिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ कोरोजन। हेडिंग दें, कोरोजन। हाँ, नोट करें कोरोजन। कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय गैसेस or by water vapor present in the atmosphere due to formation of certain compound over the surface of metal like oxides of any compound, any metal, sulfides of any metal, carbonates of any metal. This process we call it corrosion. ठीक है? In case of iron, the corrosion is known as rusting. And what is rust? Rust is a hydrated ferric oxide because in the formula of this oxide we also include hydrated part, that is water. तो water की मौजूदगी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। तो यहाँ एक शब्द और चिपका लीजिए, हाइड्रेटेड, यहाँ पर। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आयरन का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक बात? अब आयरन के कई तरह के ऑक्साइड होते हैं, हर तरह के ऑक्साइड रस्ट बनाने के काम में आता है। नॉर्मली हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक बात? यहाँ तक समझ गए? सो इन केस ऑफ आयरन, कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्ट जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं। X कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 कुछ भी। ठीक है? ये दिस इज कोरोजन। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोरोजन अफेक्टेड होता है। ठीक है? तो पहले फैक्टर इंक्लूड करते हैं। अगला पार्ट बनाइए फैक्टर। अफेक्टिंग कोरोजन, ये फैक्टर ऑन विच कोरोजन अफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन ही लिख लें। ठीक है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे कोरोजन इफेक्टिव होता है, इफेक्ट होता है कोरोजन पर? कभी कम होगा कोरोजन, कभी ज़्यादा होगा, रस्ट कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है? कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला फैक्टर है, याद रखिएगा, कोरोजन किसका होता है? मेटल का। मेटल का ही होता है, प्लास्टिक का तो होता नहीं। प्लास्टिक को आप 100 साल तक ज़मीन के नीचे दबा के रखो, पानी में डाल के रखो, ख़राब नहीं होगा। ठीक है? हाँ, जब तक धूप न पड़े। ठीक है? तो पहला फैक्टर हम बना रहे हैं पोजीशन ऑफ मेटल in electrochemical series। या पोजीशन ऑफ, हाँ ठीक है, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है? देखिए, कोरोजन एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन वही करता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। समझे? जो कम रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर वाले, सब के सब।
हाइड्रोजन से पहले जितने भी आए थे सब के सब क्या हैं, हाँ, और हाइड्रोजन के आगे जो होते हैं वो या नीचे वो कैसे होते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब के सब कैसे होते हैं, ठीक है ना, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले मेंबर कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे आने वाले मेंबर कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन उतना आसानी से हो जाएगा, उतना ज़्यादा दिखाएगा कोरोजन। समझे। ये ऐसी को अगर स्टैंडर्ड शब्दों में बात की जाए तो जिसके SRP की वैल्यू छोटी होगी या निगेटिव होगी, ज़्यादा निगेटिव होगी मतलब ज़्यादा छोटी होगी, समझ रहे हैं, मोर निगेटिव वैल्यू होना मतलब ज़्यादा छोटा होना। तो जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसका ज़्यादा कोरोजन वो ज़्यादा कोरिजन दिखाएगा, जल्दी कोरोड हो जाएगा बोलेंगे, ठीक है। और जिसके SRP की वैल्यू बड़ी होगी वो आसानी से कोरोजन नहीं दिखाएगा। अब आपने ये पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने मेंबर होते हैं हर एक का SRP क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, ऊपर बढ़ते जाइए SRP निगेटिव होता जाएगा लिथियम तक, है ना, और हाइड्रोजन के नीचे बढ़ते जाइए SRP बड़ा होता जाएगा, कहाँ तक, फ्लोरीन तक। समझ में आया। लिथियम से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन पे ख़त्म हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, समझे कि नहीं। लास्ट में हाइड्रोजन आता है, बहुत नीचे हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं सब रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं नॉन रिएक्टिव मान लीजिए उसको, ठीक बात। अच्छा, तो इसमें नोट कर लीजिए मोर रिएक्टिव metals corrodes easily, more reactive metals corrode easily, जो जितना रिएक्टिव होगा उतना उसका कोरोजन होगा। और हाइड्रोजन से ऊपर हम तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं ना, मेटल्स अबव हाइड्रोजन आर रिएक्टिव, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं, रिएक्टिव, इसलिए उनका कोरोजन आसानी से हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैंने लिया जिंक और लिया आयरन, विच वन कोरोड मोर इजीली, जिंक और आयरन, तो आप अपना दिमाग कहाँ दौड़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आएगा उसका कोरोजन जल्दी हो जाएगा। तो कौन जल्दी कोरोड हो जाएगा, आयरन की जिंक, जिंक, क्योंकि इसके SRP की वैल्यू आयरन से छोटी होती है। समझ में आया। ये कहाँ पर आता है और ये कहाँ पर आता है, अलमियाजी फेक्रो, मिया जी से जिंक था और फेक्रो में इसके बाद ये आता है, तो इसकी वैल्यू बड़ी, इसकी वैल्यू छोटी। ये याद करने का तरीका हमने जो बताया था वो था, ठीक है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव, than iron, therefore zinc corrodes more easily, ठीक है, या वेरी फास्ट, जिंक कोरोड वेरी फास्ट। ये समझ आया। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इसके मुताबिक क्या होना है, किसका कोरोजन जल्दी होना है किसका लेट से होना है, ठीक है ना, समझ गए। ये दूसरा फैक्टर अपन बना रहे हैं, यहीं पर ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर अपन लेते हैं प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, किसी भी मेटल में किसी भी जगह अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, अब इम्प्यूरिटी कुछ भी हो सकती है, समझे, यहाँ तक कि हवा में उड़ करके आने वाला धूल और मिट्टी भी इम्प्यूरिटी मानी जाएगी। आयरन सरफेस के ऊपर कहीं भी धूल मिट्टी गीली मिट्टी पड़ी है या एयर कांटेक्ट में है या वाटर कांटेक्ट में है, वो सब के सब इम्प्यूरिटी माने जाएंगे, इम्प्योर मेटल माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, इम्प्योर मेटल, ठीक है। या कहीं पर वो आयरन पिचका है, टूटा है, बेंट है, मुड़ा है, उसको भी अपन इम्प्योर मानेंगे। तो इम्प्यूरिटी जहाँ कहीं भी होगी वहीं से कोरोजन स्टार्ट होता है, वहाँ कोरोजन जल्दी जल्दी होता है, समझे। तो इम्प्यूरिटी कोरोजन को क्या करती है, इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। तो सिर्फ अपन इसमें यही कोट करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इनहेंस
इनहेंस कोरोजन। इनहेंस मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। समझ रहे हैं बात? इम्प्योरिटी का मौजूद होना कोरोजन को बढ़ा देता है। समझे कि नहीं समझे? आप एक फ्रेश आयरन के टुकड़े में गीली मिट्टी ला के रख दीजिए और 10 दिन बाद उस गीली मिट्टी को हटाइए, वो ब्राउन हो जाएगा आयरन का सरफेस। क्यों? इम्प्योरिटी आ गई। समझ में आई बात? इम्प्योरिटी कैसी भी हो, इवन वाटर डाल दीजिए तो आयरन, प्योर आयरन के सरफेस में कोई और आ गया तो वो इम्प्योर हो गया, कोई भी आए। समझे ना? तो इम्प्योरिटी क्या करती है? कोरोजन को बढ़ावा देती है, उसको बढ़ा देती है, स्पीड अप कर देती है। ठीक है। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी नोट करिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ देखिए, अगर किसी मेटल में हम पानी डाल दें, क्या डाल दें? पानी, तो पानी की वजह से वो मेटल कोरोड होगा। जैसे आयरन पानी में अगर उस पर पड़ता है, नमी की वजह से ही तो कोरोजन होता है, सीधी सी बात, और ऑक्सीजन की वजह से। तो पानी भी एक फैक्टर है कोरोजन करने का, है कि नहीं? लेकिन आप देखते हैं हम अपने घर के बाहर जो सरिया रखते हैं, घर बनाने के लिए जो यूज़ होता है, बच गया या घर बना रहे हैं, बाहर रख दिए, बारिश हो गई, तो उसको जब हम खरीद के लाते हैं दुकान से तो कैसा दिखता है? ब्लैक। सरिया, TMT का सरिया, समझ रहे हैं ना? आयरन रॉड, आयरन रॉड जिससे घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, दुकान से जब खरीद के लाएंगे तो कैसा दिखता है? ब्लैक। ब्लैक दिखता है? ब्लैक नहीं दिखता। आप उसको 1 महीना बाहर रख दीजिए, वो ब्लैक कलर से किस में चेंज हो जाएगा? ब्राउन। समझ में आया? पूरा ब्राउन हो जाएगा, रस्ट आ जाएगा उसके पूरी सरफेस पर। क्यों आ गया? क्योंकि बाहर हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है? वाटर। यानी वाटर क्या करता है? उसको कोरोड कर देता है। किसी भी मेटल की बात हो, आयरन ही नहीं, कोई भी मेटल हो, वाटर के कांटेक्ट में आने से वो कोरोड हो जाता है। अब मान लीजिए उस वाटर, एक तो ये समझ लीजिए कि वाटर उसको कोरोड करता है, लेकिन तुरंत नहीं करता, उसको टाइम लगता है करने में। समझे? उसी वाटर में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, जैसे NaCl मिला दिया, NaCl से इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ पानी अगर उसमें डाल दें या उसमें आयरन का रॉड डुबा दें, कौन से पानी में? जिसमें अब क्या मिला हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मेटल का रॉड अब आयरन के कांटेक्ट में आने से कोरोड होता था, उससे जल्दी जल्दी इसमें कोरोड होना शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? फ्रेश वाटर उतनी स्पीड से कोरोजन नहीं कर सकता, जबकि अगर इलेक्ट्रोलाइट घुला है फ्रेश वाटर में, यानी ये सॉल्यूशन बन गया है, अब आप इसमें आयरन का रॉड डालिए, कोई भी मेटल डालिए, ये जल्दी जल्दी कोरोड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, कोरोजन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। किसके तरह बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट तो पानी में डाल के अपन बनाएंगे ना, तो ये एज ए कैटलिस्ट कोरोजन के रिएक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है? इनहेंस कोरोजन। ठीक है, या स्पीड अप कोरोजन। इनहेंस कोरोजन स्पीड, कोरोजन की स्पीड को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, कोई भी गैस घुली हुई है, तो वो क्या करेगी? वो भी कोरोजन को बढ़ा देगी। ये सब बढ़ाने वाले फैक्टर अपन यूज कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इट ऑल्सो इनहेंस कोरोजन। ठीक है। ये सब जो 4-5 फैक्टर आपने कोट किए, ये सब के सब कोरोजन को इंक्रीज करने वाले फैक्टर हैं। पानी में इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, वो बूस्टअप कर देगा कोरोजन रिएक्शन को। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, कोई भी गैस डिसॉल्व है, वो भी कोरोड कर देती है। समझ रहे? कहीं पर इम्प्योरिटी प्रेजेंस है, कोरोजन को बढ़ा देगी। कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी कोरोड हो जाएगा किसी के कांटेक्ट में आने से भी। समझ गए? तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे कोरोजन के, जिससे कोरोजन इफेक्टेड होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक मैकेनिज्म देखेंगे छोटा सा, कोरोजन कैसे होता है। और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। किसका? रस्टिंग ऑफ आयरन का। एंड दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किस कलर में होता है? ब्राउन। ये कौन सा कलर का है? ब्राउन, ब्राउन कलर। ठीक है। Fe2O3 XH2O। ठीक बात। दिस इज कोरोजन, दिस इज फैक्टर्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये नोट करें। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग।
रस्ट शब्द हम आयरन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आयरन में रस्ट कैसे लगता है, ये छोटा सा मैकेनिज्म आपको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले रहे हैं ऐसे। सपोज दिस इज आयरन रॉड, आयरन प्लेट, आयरन रॉड, कोई भी चीज़ समझ लीजिए, मेटल है ये आयरन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर हैं। यानी अगर वो एयर इसके कांटेक्ट में आया तो इम्प्यूरिटी आ गई, और इम्प्यूरिटी क्या करती है, कोरोजन को बढ़ा देती है, समझे। अब देखिए, आयरन में जो रस्ट का प्रोसेस होता है, कोरोजन का प्रोसेस जो होता है, कोरोजन इसे केमिकल रिएक्शन, क्या है, केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स। और रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ होता है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर। इसलिए ये अभी क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेल। और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कहीं रिडक्शन हो रहा होगा। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड बन गया होगा, और जिसका कैथोड, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। और दो हाफ सेल बन गया, और ये दोनों हाफ सेल में एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन, और ये कंबाइन होकर एक सेल बन गया, टोटल कंप्लीट सेल। समझे, समझे कि नहीं समझे। और ये बिहेव करता है वोल्टेइक सेल की तरह। वोल्टेइक सेल किसको बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, भूल गए। वोल्टेइक सेल भी अल्टरनेट नाम हमने किसी का बताया था आपको, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, गैल्वेनिक सेल को, किसको बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उस समय ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए अब आप ये जान रहे हैं, वोल्टेइक सेल, ठीक। तो ये एक सेल बन जाता है, और चूंकि इस सेल में कोरोजन होना है, इसलिए इस सेल को हम कोरोजन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन सेल। तो कभी कभार कोरोजन सेल के नाम से क्वेश्चन आ गया तो आप घबरा जाएंगे कि ये बैटरी तो हम पढ़े ही नहीं है, कहाँ है, समझे ना। क्योंकि यहाँ सेल लिखा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक बैटरी है, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है, कौन सा बैटरी है, कौन सा सेल है। तो असल में ये बैटरी नहीं है, यहाँ मैकेनिज्म सेल जैसा हो रहा है, इसलिए इस कोरोजन का नाम क्या रख दिए, कोरोजन सेल, ठीक है ना। बैटरी की तरह बिहेव करती है, एक एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। ये बात समझ गए आप कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखिए, ये है आयरन, सो दिस इज आयरन रॉड, ठीक बात। आयरन के यहाँ पर एटम होंगे जगह जगह बहुत सारे। बाहर हवा में क्या है, एयर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, सब कुछ है। तो मान लीजिए एक वाटर का ड्रॉप ऐसे इसके कांटेक्ट में आया, वाटर का ड्रॉप है ये, क्या है ये, वाटर ड्रॉप। दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कहानी क्या चल रही है, ठीक बात। इस वाटर में क्या क्या चीज़ है, वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और सब कुछ होता है। अब आप ये जानते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, वाटर अपने आयंस में टूट जाता है, टूटता है ना। रिएक्शन करवाने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, वाटर, वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H+ में और OH- आयन में, है ना। हवा में वाटर होता है कि नहीं, वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ। हवा में क्या क्या है, एयर में, ये सारी बातें एयर के लिए हो रही हैं ना, एयर यानी गैसेस के लिए हो रही हैं, ठीक बात। गैस में वाटर ड्रॉपलेट हैं जो कि खुद आयोनाइज होकर H+ और OH- आयन दे सकता है। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जो वाटर के साथ मिल करके वाटर को एसिडिक बना देती है। क्या बना देती है, एसिड। और कोई भी एसिड कोरोजन करवा सकता है, समझे कि नहीं। कोई भी एसिड किसी मेटल के ऊपर डाली हो, मेटल को जला देगा, यानी रिएक्शन कर गया, उसको कोरोड कर दिया। तो एसिड किसी भी मेटल को कोरोड कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होना एयर में वाटर को क्या बना देता है, वो एसिडिक बना देता है। कैसे, देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट है एयर के अंदर, वाटर वेपर, वाटर पार्टिकल्स, और इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जब मिलते हैं आपस में तो वाटर का नेचर एसिडिक हो जाता है, और ये बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको,
ठीक है, ये पानी ही है, क्या है, वाटर ही है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया है, देखो ना वाटर दिख रहा है कि नहीं, H2O वाटर है कि नहीं है, और CO2 भी आपको दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। H2O इसे वाटर और CO2 इसे कार्बन डाइऑक्साइड, घुल गया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया, ये एसिडिक, एसिड बन गया। अब ये एसिड जिस मेटल के कांटेक्ट में आएगा उसको कोरोड कर देगा कि नहीं, कर देगा। ये है एसिड, एसिड, और ये एसिड काफी है कोरोजन के लिए, इसलिए वाटर थोड़ा सा नशीला हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ना। अब ये जिसके कांटेक्ट में जाएगा एयर का वाटर है, एयर का वाटर, इसलिए एयर का वाटर एसिडिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब वो एयर का वाटर ड्रॉपलेट जिसके कांटेक्ट में जाएगा, एसिड हमेशा कोरोजन करता है तो उसको कोरोड कर देगा। समझ गए बात। तो ये कहानी आपके दिमाग में, ये पिक्चर बनना जरूरी है, पहली चीज। समझ में आ गई बात मेरी, आ गया पक्का। हाँ, अब आगे देखिए, अभी हमने बोला कि एक सेल की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, सेल की तरह, यानी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होना है, और रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनोड होगा और कोई कैथोड होगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए एट एनोड, एनोड पर क्या होना है, या पहले मैं ये नोट कर देता हूँ, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, यही तीन चीज़ अपन डिस्कस करते हैं ना किसी भी सेल में। तो एनोड जो है, यहाँ पर एनोड का फर्ज अदा करता है आयरन खुद। एनोड का फर्ज कौन अदा करेगा, आयरन अदा करेगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिमाग दौड़ा के देखिए, यहाँ पर जिंक नहीं है, आयरन है और वाटर है, जिसका ऑक्सीडेशन होना है कि रिडक्शन होना है, ऑक्सीडेशन। तो वाटर ड्रॉपलेट और आयरन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होता है, आयरन का, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा। याद आया, वाटर दो जगह पर यूज़ करते हैं, एक 7 नंबर पर और एक 21 नंबर पर। 7 नंबर वाला वाटर क्या है, रिडक्शन दिखाने वाला है ना, और 21 नंबर पर जो वाटर यूज़ करते हैं उसको ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन करवाना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन का हकदार कौन है, आयरन है, और वाटर ड्रॉपलेट है, ऑक्सीजन गैस है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, इसलिए आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आयरन यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा, ठीक बात। आयरन मतलब यहाँ लिख लीजिए कौन सा आयरन, प्योर आयरन। प्योर आयरन एज ए एनोड काम करता है, जो सरफेस होती है आयरन की, ठीक है। उसके बाद कैथोड, कैथोड जो है वो इम्प्योर आयरन, इम्प्योर सरफेस एज ए कैथोड काम करती है। इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन। अब ये इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन का मतलब कौन सा इम्प्योर सरफेस, ये आयरन अभी यहाँ इसके कांटेक्ट में कुछ नहीं है तो ये प्योर है, और इस आयरन के कांटेक्ट में ये एयर आ गई तो ये इम्प्योर आयरन हो गया। तो यहाँ पर जो जो होंगे वो कैथोड की तरह काम करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर कैथोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन गैस है वो कैथोड की तरह काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इम्प्योर सरफेस क्या बन जाता है, कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट देखिए कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होता है मॉइस्चर, और मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ड्रॉपलेट्स, समझे। ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर काम करते हैं। तब तो सेल बनेगा। तो हमको एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, उसके बीच का इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, सेल तैयार हो गया। इस सेल का नाम है कोरोजन सेल। क्या बोलते हैं, कोरोजन सेल बोलते हैं, समझे। अब रिएक्शन देख लीजिए कैसे होता है, कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो एट एनोड, एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आयरन का। तो आयरन जो है ऑक्सीडाइज होकर के आयरन +2 आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यही होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ध्यान से सुनिएगा। इस आयरन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये आयरन खुद क्या बन गया, ये आयरन खुद क्या बन गया, Fe+2। क्या बन गया, Fe+2 बना। और ये है वाटर का ड्रॉपलेट। क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट। वाटर का ड्रॉपलेट मतलब H2O। H2O जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ और O2 में। O2 बनाने के लिए इसको मैं 2 टाइम कर देता हूँ, तो ये कितने H हो गए, 4H+। वाटर का आयोनाइजेशन होगा, मतलब
वाटर इसे एसिडिक, तो H प्लस होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर के क्या बना लेता है, Fe2O3, वही तो रस्ट है। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसकी लेने की टेंडेंसी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसी का रिडक्शन होगा ना। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत किसमें है, ए इसमें है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा क्या बनाएगा, H2O। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 ऑक्सीजन कितने लेगा, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बना देगा, H2O। H कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, अंदर से वाटर ड्रॉपलेट जो है वो H भी दे देगा, तो H2O बन जाएगा। उस H2O में H भी है, O2 भी है। वो ऑक्सीजन इस आयरन के साथ, एक्वस आयरन के साथ या आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, Fe2O3, जिसको रस्ट बोलते हैं। और वही रस्ट यहाँ ब्राउन कलर बन के हमको दिखता है। समझे मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। ये समझ में आया, A0 ये तो समझ में आ ही जाएगा। आयरन ने ऑक्सीडेशन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और आयन बना लिया, ठीक है। अब कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। देखिए एट कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन दिखाने के लिए कौन है यहाँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, मैं चाहूँ तो इसको हाफ लिख लूँ, यानी एक ऑक्सीजन की बात कर लूँ, मैं चाहूँ तो 2 ऑक्सीजन, बैलेंस तो करना ही है, अभी ही लिख लेते हैं। O2 ले रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्लस में आ गया, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ 0, और यहाँ से कितना हो गया, बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और घट गया तो रिडक्शन। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 और 2 ऑक्सीजन को 4। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया, क्या बना दिया, O का पावर कितना, 4 इलेक्ट्रॉन आया है, 2 इलेक्ट्रॉन आता तो क्या आता, O -2 और 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना हो जाएगा, O का पावर -4 हुआ, -4। उस -4 को बैलेंस करने के लिए ये हमने लगा दिया 4 हाइड्रोजन, -4 है ना, ये आ गया 4H+। नहीं समझे, ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना, 0। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कितना, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है आपको, माइनस। अभी भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आया। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 4 ले लेगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -4। दिख रहा है, ये देखिए कितने ऑक्सीजन है, 1, तो पावर कितना हुआ, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो पावर कितना हो गया, -4। उस -4 को बैलेंस करने के लिए ये है +4, काउंटर हो गया। लेकिन इस पर आया चार्ज -4, ये 0 से कहाँ चला गया, -4। एक ऑक्सीजन लो, हाफ करो, इसको हाफ करोगे तो ये कितना दिखेगा, फिर ये 2 हट जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 दिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझे। ये अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, वहाँ से आया, तो इसमें हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, 4H+ ले लिए, तो 4H+ O2 मिल करके क्या बना, ये देखिए ना, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, 4H+ और O2, यही है ना, ध्यान से देखिए, यही रिएक्शन मैं वहाँ लिख रहा हूँ। वाटर को हमने तोड़ा 4H+ O2 में, इसमें से ये आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किए, O2 + 4H2, और क्या बना दिया, 2H2O। समझे कि नहीं समझे, अभी भी नहीं आया समझ। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव कर लिए, जो लेने की ताकत रखता है, लेगा 4 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, नमी बना लेगा, वाटर। अब ये वाटर बन गया और यही क्या करेगा, आप रस्ट बनाएगा। देखिए ये समझ में आया यहाँ तक। हाँ अब देखिए टोटल ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस है क्या सारी चीजें, ये वाला इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, चेक करें, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। 4 + 4 - नेट कितना हुआ, 0।
4 प्लस 4 माइनस, नेट कितना हुआ 0। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, है बैलेंस, ऊपर बैलेंस है। दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? रेडॉक्स के लिए किस चीज की कमी आ रही है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 4 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना है? पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बना ओवरऑल रिएक्शन देखिए। तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, है ना। तो ये बचा 2Fe प्लस 4H प्लस O2, ठीक जा रहे हैं। और इधर कितना बचेगा? 2Fe प्लस 2 और प्लस 2H2O। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये? दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आया कैसे बनाया? अभी रस्ट बना नहीं, अभी सिर्फ क्या बना है? 2Fe प्लस 2 और वाटर बना है। 2Fe प्लस 2 कहाँ से बना? इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये कन्वर्ट हो गया 2Fe प्लस 2 में, और ये इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करके क्या बना दिया? वाटर। तो अभी हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिले? ये मिला और ये मिला, दिख रहा है? Fe प्लस 2 मिला और 2H2O मिला। ये देखिए Fe प्लस 2 2H2O मिला। हाँ, अब क्या होता है? ये जो आयन तैयार होता है Fe प्लस 2 का, ये आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कौन से ऑक्सीजन? जो एयर में मौजूद है। ये ऑक्सीजन नहीं, एयर में भी तो ऑक्सीजन है ना। ये एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और ये वाटर भी तैयार हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट, इसके साथ भी कंबाइन होता है। अब कितनी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं? 3। ये Fe का आयन, ऑक्सीजन एयर वाला, और यहाँ से जो वाटर आया है वो वाटर कंबाइन होता है, समझे। अब ये कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? रस्ट बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। रेडॉक्स लिखना आया? कैसे लिखे ये, कैसे कैसे बनाए? ठीक बात। अब देखिए ना, इसके बाद Fe प्लस 2 आयंस combine with oxygen, air and water droplet to form rust. रस्ट, ठीक है। देखिए कैसे, ये है आयन, ये मिला ऑक्सीजन के साथ, मिला, और ये कंबाइन होगा वाटर जो बना है उसके साथ, ठीक है। अब इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? Fe2O3 यहीं से बन जाएगा, ठीक है। Fe2O3 ये यहाँ से कंबाइन होकर के बन जाता है Fe2O3, और यहाँ से कुछ H प्लस आयन बन जाएंगे। कितने बनते हैं अपन बैलेंस कर लेते हैं। Fe2 है तो इसको मैं 2 कर दूँ। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बनाने के लिए ये 2 और एक 3, इसको 2 करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन 6 बनाते हैं। दिस इज 6 ऑक्सीजन, ये 2 हो गया, और इसको कितने बना दें? 4। तो 4 और 2 6, ये बैलेंस हो गया। और Fe कितने हो गए? 4। दिस इज 4Fe। हाइड्रोजन कितने बचे यहाँ पर? 4 दूनी 8, ये 8H प्लस। ये रिएक्शन हुआ। समझ में आया कैसे बनाए? ये बना। अच्छा, ये पार्ट तैयार हो गया, समझे। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन होकर के रस्ट बना लेता है। Fe2O3 और XH2O, दिस इज रस्ट। ये रस्ट तैयार हो गया। समझ में आया? आसान शब्दों में आपको रिएक्शन मैंने बताया है, कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि होने को बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड भी बनता है आयरन का, कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन होता है, सल्फाइड भी बन सकता है। होने को ढेरों रिएक्शन होते हैं, लेकिन इजी लफ्ज़ों में सिर्फ आप ये याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? ये सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए, आयरन ने ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन छोड़ा और क्या बनाया? Fe2+। जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट में ऑक्सीजन उसको लेता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, क्या बना लेता है? H2O। ये आयन जो बना है वो एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पर एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, ये एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और
बने हुए वाटर के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर क्या बना लेगा, रस्ट। ठीक है, बाद में वो फिर एयर के साथ कंबाइन होकर, वाटर के साथ कंबाइन होकर एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं। ये समझ में आ गई बात? ठीक, दिस इज रस्ट। ठीक है ना, इतना लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। अब एक छोटा सा पार्ट इसमें और लेते हैं कि रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ये टॉपिक 10वीं का है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से मेथड अपन यूज़ करते हैं रस्ट के लिए, वो 2-3 लाइन में इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक बात। अच्छा, यहाँ पर एनोड की तरह कौन काम करता है बताएं? आयरन रॉड। और कैथोड की तरह कौन काम करता है? ये ऑक्सीजन, ये वाटर ड्रॉपलेट, ये कैथोड की तरह है ना। और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इसके बीच में जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सब के सब मॉइस्चर है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये सेल बन गया। एनोड कैथोड जहाँ आए, इलेक्ट्रोलाइट जहाँ आया, तो वो क्या बन जाता है? सेल। और ऐसे सेल को कोरोजन सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट और। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को रोकने वाली चीज़ें। पहला, अपन कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं? किसी भी मेटल सरफेस, आप देखते हैं आपके घर के बाहर रेलिंग जो लगी होती है आयरन की बनी हुई, अगर आपने उसमें पेंट नहीं करवाया है बरसात से पहले, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है कुछ दिनों बाद, है ना, रस्ट। तो यानी रस्ट रोकने के लिए अपन क्या करें? पेंटिंग या ऑयलिंग या ग्रीसिंग, इसको आप एक ही पॉइंट में लिख लीजिए, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इन सब से रस्ट नहीं लगता, है ना। एक और मेथड आपने 10वीं में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। याद है? गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या? हाँ, कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग कर देते हैं, है ना। और इसी को बोलते हैं सैक्रिफाइशियल मेटल, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। जिंक खुद सैक्रिफाइस हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद रस्ट हो जाएगा, खुद कोरोड हो जाएगा और मेटल को बचा लेगा। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है? सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन। ये भी लिख लें, सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन। जिंक खुद से सैक्रिफाइस हो जाता है, खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर वाले मेटल को बचा लेता है। ये मेथड गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और कुछ है क्या? आंसर है हाँ। हम क्या करते हैं, कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन पोत देते हैं मेटल सरफेस के ऊपर। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, उसकी पुताई कर देते हैं। ठीक है ना। और इसमें भी वही चीज़ें होंगी। एंटी रस्ट सॉल्यूशन मतलब जिस पे रस्ट नहीं लगता, ऐसे सॉल्यूशन तैयार करके मेटल के ऊपर उसको पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना। तो एंटी रस्ट है ये, तो इस पर रस्टिंग होगी ही नहीं, तो मेटल सुरक्षित रहेगा। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। दिस इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट। ठीक है। तो फॉस्फेट और क्रोमेट के कुछ एल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं जिस पे रस्ट नहीं लगता, तो इनकी भी पॉलिशिंग की जाती है मेटल सरफेस के ऊपर। तो ये कुछ 2-4 मेथड हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, अभी भी पढ़ लीजिए। इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 अपन फिनिश कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक।